अजीत, क्या हुआ? अरे प्रिया तुम किस टेंशन में हो? अरे कोई टेंशन नहीं प्रिया, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। मैं तो बस चाय पी रहा था। मैं जानती हूँ, जब से आप गांव से लौटे हैं पता नहीं कहाँ खोई खोई से लग रहा है। मैं नोट कर रही हूँ आपको। हाँ, अरे मैं कोई खोया हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत आराम से हूँ। मैं जानती हूँ आप कोई भी बात मुझसे नहीं छुपा सकते। जल्दी बताओ क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुमसे छुपाऊंगा? तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा। तो फिर क्या बात है? ऐसे मुंह बना लिया है, साफ दिख रहा है, पता नहीं क्या टेंशन में डूबे हुए हो। ऐसे नहीं रहते आप। कोई टेंशन नहीं है प्रिया, कोई टेंशन नहीं है, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? गांव में कोई बात तो नहीं है ना? आपको मेरी कसम, बताओ जल्दी क्या बात है? कसम? हाँ। इधर आओ। प्रिया क्या है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भगवान की तरफ से बनते हैं और कुछ हम लोग जमीन पर बनाते हैं। गांव में ऐसा ही एक रिश्ता, एक चाचा थे गंगाराम। गंगाराम? हाँ, सुनो उनकी बात है। तुम्हें पता है, मैं और रंजीत उनकी उंगली पकड़कर स्कूल जाया करते थे। अच्छा। हम लोग दिन भर अमरूद आम के बाग में उनके साथ खेला करते थे। अच्छा। हाँ। तो क्या होगा? सब ठीक तो है? वो ठीक है ना जो क्या बताया गंगाराम? ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब? कुछ ठीक नहीं प्रिया। दरअसल अभी जब मैं गांव गया तो एक बहुत दुखद खबर पता चली। क्या? वो गंगाराम चल बसे। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। वो उनके साथ बिताए हुए पल, एक एक पल मुझे याद है। लेकिन प्रिया, उससे भी बड़ी एक बात और है। वो अपने पीछे एक बेटी छोड़ गए। अच्छा। अब कौन देखे उसे? वो जब तक जिंदा थे उसकी देखरेख करते थे, लेकिन अभी जब मैं गया तो बड़े बुरे हालातों में है। तो बेटी कितनी बड़ी है? बेटी जवान है, शादी लायक है। भाई जब मैं गांव में था तो मेरा बड़ा ध्यान रखती थी, और पता है तुम्हें, हम दोनों इकट्ठे आम तोड़ा करते थे, इमली तोड़ा करते थे। और जानते हो, गांव की सबसे चुलबुली लड़की थी वो, पूरे गांव को हंसाती थी। मगर आज मैंने उसे देखा, कितना कितना दर्द समेटे अपने अंदर। मैंने उसे देखा, वो भोला मासूम सा चेहरा, वो चुलबुलाहट, वो ना जाने कहां खो गई। बस गम ही गम है। वैसे प्रिया, मैं थोड़ी बहुत उसकी मदद करता हूँ पैसे से। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? देखो, जब आपके गांव से हैं और गंगाराम तो आपके हवेली में कब से काम करते थे, और आप लोगों का फर्ज भी बनता है करने का, तो भेज दिया करो। और मैं तो ये कह रही हूँ, हर महीने उसको पैसे भेज दिया करना। एक बात मेरे दिमाग में आई थी, अगर तुम कहो तो मैं शेयर करूं। हाँ बोलो। भला गांव में भी उसका क्या है? अकेली रहती है, ना खाती है ना पीती है, और फिर तुम भी तो यहाँ अकेली हो। मैं सोच रहा था कि अगर उसको यहाँ बुला लें, घर में छोटा मोटा काम कर दिया करेगी, तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी। तो अच्छा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे घर में हाथ बटाने के लिए वो है ना हमारा पहले से ही नौकर। क्यों? तो उसकी क्या जरूरत है हमें? प्रिया, अगर वो आ जाएगी और यहाँ रह लेगी, और हमारा इतना बड़ा घर है, किसी भी कमरे में उसको रख देंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत होने वाली है? सुनो जी, आप है ना मेरे साथ। यानी तुम उसे यहाँ बुलाना नहीं चाहती? नहीं। कोई बात नहीं प्रिया, मैं उसे यहाँ बुलाकर कहीं और रखवा दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। सुनो ना, आप नाराज क्यों हो रहे हो इतनी? मैं नाराज नहीं हूँ प्रिया, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो बस सोच रहा था कि थोड़ी उसकी मदद हो जाती। अब मदद आप वैसे भी तो कर सकते। मैं बोल रही हूँ ना, हर महीने उसको पैसे भिजवा दिया करो। और हवेली से नहीं आता क्या? हाँ, हवेली से भी तो मिलते होंगे उसको कुछ ना कुछ। प्रिया, वो जवान लड़की है, अकेले रह रही है। अगर तुम्हारे साथ यहाँ रह लेती
तो इसमें क्या हर्ज था? तो जवान लड़की है तो क्या हमारे ही घर में रहेगी, हमारी मतलब जिम्मेदारी है वो। हाँ, दुनिया की सब औरतें एक जैसा ही सोचती हैं, वैसा ही तुम सोचती हो। खैर छोड़ो, खाने में कुछ बनाया? चलो बना लिया खाना। चलो। छोटे ठाकुर, आपने हमें बुलाया? मुंशी जी, आपको बुलाया। मुंशी जी, आप हमारे यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? छोटे ठाकुर, मुझे तो बरसों बीत गई आपके यहाँ काम करते करते। आप हमारे बाबूजी के ज़माने से? बिल्कुल। बाबूजी बड़ी मिसालें दिया करते थे आपकी, अजीत भैया, बाबूजी। और पिछले सदियों से, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो। बिल्कुल। आपकी वफादारी की तो मिसाल है। कहते हैं कि दीनानाथ मुंशी हवेली घराने का बहुत ही खासम खास और ईमानदार मुंशी। जी छोटे ठाकुर। हम चाहते हैं कि तुम्हें इस हवेली की सारी बागडोर सौंप दें और बाखूबी से आप इस बागडोर को निभाते भी हैं। बरसों तक आपके बाई खाते में हमने चेक किए, भैया ने चेक किए, कभी एक चीज का फर्क नहीं आया। हाँ छोटे ठाकुर, क्योंकि मैं अपनी बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ ना, तो किसी भी तरीके की कमी आने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। ये तो हम भी जानते हैं। गलती से कल हम आपके बाई खाते को चेक कर रहे थे। अच्छा 3,843 रुपए का फर्क आ गया मुंशी जी। छोटे ठाकुर, वो मैंने आपको बताया नहीं। बात यह है कि हमारे गांव में एक बच्चा बीमार था, तो उसकी माँ हवेली में आई तो मैंने उसको पैसे दे दिए। अगर कोई बच्चा बीमार है तो अस्पताल जाए ना। आपने क्या खैरातें बांट रखी हैं हवेली से? आप भी तो उस घर के नौकर हैं। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि हमारी बिना इजाजत इस घर से 1 रुपया भी बाहर जाए? छोटे ठाकुर, उसकी माँ बहुत रोती बिलखती हुई आ रही थी, तो मेरे अंदर एक दया भावना आ गई। मैंने सोचा कि मुंशी जी, आपको अच्छी तरह पता है कि दया, ये सारी चीजें हमारी किताब में नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये छोटे लोग, ये मजदूर लोग, ये गांव के लोग सिर्फ हमारे सामने झुके, उनका सर हमें ऊपर नहीं जमीन पर चाहिए। और आपने मुंशी जी इस हवेली के नियमों को तोड़ा है। इस हवेली के नियमों को तोड़ने का नतीजा जानते हैं आप? बरसों से आज तक वही प्रथा चली आ रही है कि ठाकुर राजवीर सिंह, ठाकुर विक्रम सिंह, ठाकुर अजीत सिंह और ठाकुर रंजीत सिंह, हम तक यह हवेली सलामत है। और हम तो यह भी नहीं चाहते कि इसके बाद हमारे बाद कोई यहां का मालिक बने, इसीलिए हमने शादी भी नहीं करी। लेकिन हम जानते हैं इस हवेली के कानून, इस हवेली के नियम को हमारे बड़े भाई ने, अजीत सिंह ने, इस हवेली के कानून और नियम तोड़े हैं। हम आज तक वो गम भुला नहीं पाए। हमारे पिताजी अजीत सिंह की तरफ एक बार झुकाव करने लगे, हमने उनको खुद अपने से दूर भेज दिया, ताकि हम नहीं चाहें कि हमारी बात में कोई दखल दे। और आपने हमारी बिना इजाजत 3,843 रुपए किसी को दे दिए। क्या कर सकता हूं मैं माफी चाहता हूं छोटे ठाकुर, पर कभी इस हवेली से कोई भी ऐसे ही खाली हाथ वापस नहीं गया है।
अगर वो दुखी होकर के यहाँ आया है तो खुशी होकर के वो यहाँ से गया भी है। तो हम क्या करें? इसे खैराती अस्पताल खोल लें, इसे अनाथ आश्रय खोल लें, अनाथ आश्रम खोल लें, वृद्धाश्रम खोल लें, इस हवेली को नीलाम कर दें। मुंशी जी, आप अच्छी तरह जानते हो कि ठाकुर रंजीत सिंह की रगों में ठाकुर विक्रम सिंह का खून है। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की तो हम कोई गलती क्यों करें? बहुत सारे कानून बने, गांव वालों के कानून बने, देखते थे, आप ही देखते थे ना कि अजीत भैया उठा के लाते थे मजदूरों को घर में, यहां बिठाते थे, यहां बिठाते थे। अगर सही समय पे वो नहीं गए होते तो हमारे और तुम्हारे सर पे बिठाते उन गांव वालों को। हमारी और उनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं रहता। अजीत भैया ने पैरों की जूती को सर की पगड़ी समझा है, लेकिन हम रंजीत सिंह कभी ऐसा होने नहीं देंगे और इस हवेली के जो नियम है उसको हम पूरा करेंगे। वो 3,843 रुपए आपकी जेब से कटेंगे। ये क्या कह रहे हैं छोटे ठाकुर? हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, सूद की, असल की बात कर रहे हैं। उसका सूद भी कटेगा मुंशी जी, क्योंकि आपने हमारी हवेली के नियमों को तोड़ा है और हम अपने हवेली के नियम को इस तरह नहीं तोड़ने देंगे। रंजीत सिंह की इस कानून को बनाया है तो हमेशा कानून के साथ ही रहेगा। आपकी इस महीने की पूरी तनख्वाह इस बार आपको नहीं मिलेगी। चले जाओ यहां से। छोटे ठाकुर, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मुझे अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं। क्यों दूसरों के बच्चे नहीं हैं? आप इस हवेली के मालिक हो गए। आपने यह सोच लिया 2 कौड़ी का मुंशी होकर इस हवेली में मेरे पिताजी ने और मेरे भैया ने तुम्हें थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी तो रंजीत सिंह के सर पे मूतने लगे। तुम्हें अपनी औकात और हमारी औकात का फर्क होना चाहिए मुंशी जी। अगर आज हम तुम्हारे साथ तुम्हें माफी दे देंगे तो बाकी नौकर कल हमारे साथ फिर बगावत करेंगे। इसीलिए कहता हूं चले जाओ यहां से। और आज के बाद कभी इस हवेली के रूल मत तोड़ना। अगर 1 रुपए की भी हेरा फेरी हुई तो हम समझे 1 रुपए की जगह 100 रुपए वसूल करेंगे। माफी चाहता हूं। प्रिया, प्रिया। क्या हुआ जी? प्रिया। हाँ? मैं गांव जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो गांव? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं गीता को लेने जा रहा हूँ। गीता को? हाँ, गीता किस को। लिए? किस लिए? अरे वो परेशान है इसलिए। परेशान है? हाँ। आप उस नौकरानी के लिए चिंता कर रहे हो? हाँ? प्रिया, आपको ना मेरी परवाह है, ना अपनी परवाह है, ना इस घर की परवाह है। हाँ? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ और इस घर की कितनी परवाह करता हूँ, लेकिन कुछ और भी फर्ज है जो निभाने हैं। अच्छा। हाँ। तो मुझे तो इस वक्त ये लग रहा है कि वो एक ही फर्ज रह गया, गीता गीता गीता। जिस दिन से आए बस उसी का भूत। हाँ, तुम सच सोच रही हो, क्योंकि बात गीता की नहीं, बात गंगाराम की है। देखो, वहाँ की जिम्मेदारी बाबूजी हैं, आपके भाई हैं छोटे। हाँ, आपको हो क्या गया है? देखो अजीत, हमारे इतना खुश परिवार है, इतनी खुशियाँ हैं, हम खुश हैं, आप खुश हो। हाँ, तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम यहीं रहते हैं ना। गांव से दूर रहो। मैं नहीं चाहती आप गांव जाया करें। और प्रिया, आप गांव जाना छोड़ दें। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। प्रिया, मैंने जब से तुमसे शादी की है 14-15 साल तो हो गए ना। मैं कौन से गांव जाता हूँ? अरे अभी गांव गया था तभी तो मुझे वहाँ के सारे हालात पता चले।
और तुम क्या सोचती हो वो मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। आखिर मेरे अंदर भी ठाकुरों का खून है, मेरी इन रगों में ठाकुरों का खून बह रहा है। और बाबूजी ने मुझसे कहा है उस गांव को बचाने के लिए मुझे जाना होगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मुझे तो लगता है तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा था आप गांव नहीं जाओगे, गांव को छोड़ दोगे, शहरी रहोगे मेरे साथ यहाँ इस घर में, लेकिन ऐसा नहीं दिखा है मुझे। प्रिया, आखिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? ये घर, ऐश आराम सब कुछ तुम्हारे पास है, और अगर मैं अपने गांव के लिए अब कुछ करना चाहता हूं तो तुम उसके बीच में मत आओ। तुम भूल रहे हो मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ दिया है, इज्जत, आबरू, अपने बाबूजी, मेरे बाबूजी का भी तो कुछ था यहाँ पर। हाँ, और फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए। हाँ, इस घर को चला रही हूँ ना। अगर तुमने अपनी जॉब छोड़ी तो तुम्हें कौन सी चीज की कमी महसूस हो रही है? तुम्हें सब कुछ तो दे रहा हूँ, तो लेकिन तुम चाहती हो कि मैं जो मेरी जिम्मेदारी गांव के प्रति है उसे छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रंजीत आज इंसान नहीं शैतान बन चुका है और उसको आसमान से जमीन पर लाना होगा, और ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप नहीं जाओगे? मैं जा रहा हूँ। आप गंगाराम के रिश्तेदार लगते हो। प्रिया, यहाँ बात गंगाराम की नहीं, सारे गांव की है। वो लोग बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनका इंसाफ कर सकता हूं। अब मैं जा रहा हूं। मुंशी चाचा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा। अंदर आ। मुंशी चाचा, यहाँ खड़ी हो, मैं दरवाजा लगा दूँ। मुंशी चाचा, क्या हुआ? आप इतने डरे डरे, क्या हुआ मुंशी चाचा? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको घबराहट कुछ ज्यादा हो रही है। हाँ बेटा। और ये आपने गेट क्यों लगाया? ये दरवाजा इसलिए लगाया बेटा कि कहीं जल्लादों की निगाह तुझ पे और मुझ पे ना पड़ जाए। अगर उस जल्लाद की निगाह अगर इधर पड़ गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन मुंशी चाचा, आप मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? बात यह है बेटा गीता, मैं अजीत का बहुत आभार करता हूँ। उसने मेरे परिवार का बहुत साथ दिया और उसी की वजह से मेरी दोनों बेटियों की शादी हुई है। क्योंकि मैं अब उसका कोई काम रोक नहीं सकता। और बेटा तुझे तो पता ही है, जैसे हर महीने वो पैसे भेजता है, ठीक वैसे ही इस महीने भी उसने पैसे भेजे हैं। और तो भी अपने समय से आ गई। मुंशी चाचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं छुपा रहा हूँ बात। क्या बात है मुंशी चाचा, बताइए ना। बात बेटा दरअसल ये है कि गांव में एक गरीब परिवार के घर में उसका बेटा बीमार हो गया। उसकी माँ रोती बिलखती यहाँ इस हवेली पे आई, मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसने कुछ पैसे की मांग की बेटा, मुझसे मना नहीं करा गया, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा नर्म है बेटा, तो इसलिए वो आई, उसने कुछ पैसे मांगे। उस वक्त मेरी जेब में, और बेटा जब से छोटे ठाकुर का ये राज हुआ है ना इस हवेली पे, तब से लेके आज तक इस गांव वालों के लिए कोई भी मदद नहीं हुई है। और बेटा ठाकुर विक्रम सिंह थे, उनके राज्य में भी इन गांव वालों को कोई दुख नहीं पहुंचा, उनको और मदद होती थी। उन्होंने न जाने जिन घरों में चूल्हे नहीं जलते थे उन घरों में चूल्हे जलवाए। लेकिन बेटा जब से ये छोटे ठाकुर का राज हुआ है, तब से बेटा किसी की मदद नहीं हो सकी। उस दिन एक चांस पड़ गया कि वो अचानक से वो महिला रोती बिलखती हुई आ गई। मैंने सोचा कि आज मदद करने का बहुत अच्छा अवसर है, चाहता था बेटा कि मैं उसकी मदद करूं। लेकिन खैर बेटा तू जानती है कि देख मेरे घर में कितने खर्चे हैं,
मेरी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पोता पोती हैं, उनके भी खर्चे हैं, घर के कई खर्चे होते हैं बेटा। लेकिन उस दिन उस महिला की आंखों में मैंने वो दर्द भरे आंसू, वो लाचार पना देखा कि वो बेबस डोल रही थी कि कोई उसे मदद करे। उसी समय हवेली के पैसे मेरी जेब में रखे हुए थे बेटा, 3,843 रुपये। फिर क्या हुआ मुझसे चाचा? फिर जो हुआ बेटा, मैंने जैसे वो पैसे निकाले, मैंने पैसे उसे दे दिए, क्योंकि मैंने सोचा कि इससे अच्छा दान करने का, अरे जितना भी दान हो जाए, पहले तो नहीं होता था लेकिन आज ये अवसर मिला है तो मैंने वो कर दिए। मुझसे चाचा आपका दिल बहुत बड़ा है। बेटा मेरा ही दिल बड़ा है। इस हवेली के जो मालिक हैं वो इतना जल्लाद किस्म का मालिक है कि उसने उन 3,843 रुपए के वाही खाते को देख करके जो उसमें नहीं चढ़े थे, उन्होंने मेरे इस महीने की पूरी तनख्वाह को खत्म कर दिया। क्या आपके पूरे महीने की तनख्वाह नहीं दी? नहीं दी बेटा। और जी चाचा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके साथ भी? हाँ बेटा, मेरे साथ भी उन्होंने नाइंसाफी की है। मैं क्या करूं, ये छोटे ठाकुर, ऐसा समय आ गया है कि अब तो ये हवेली नरक बन गई है बेटा। लेकिन बेटा मैं सोचता हूं कि अब इस हवेली से निकलूं, क्योंकि मेरा अब मन नहीं लगता। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि इस बूढ़ी हड्डी को लेके कहाँ जाऊंगा। बेटा मैं ईमानदार हूं, मैंने इस हवेली का नमक खाया है और मैंने इस हवेली का नमक खाया है, मैं इससे गद्दारी नहीं कर सकता। मुझसे चाचा, आपको भी क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मैं तो कहती थी कि मैं ही परेशान हूँ, सारे दुख भगवान ने मुझे ही दे दिए हैं। लेकिन आज आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आपके पास भी मुझसे कम दुख नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, चलने की हिम्मत भी देता है। अच्छा बेटा, हाँ चाचा, रंजीत का समय हो गया है आने का। ठीक है, तू अपने पैसे ले और तू जा, तू ज्यादा देर मत। धन्यवाद। जा 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 जा, जा। मैं लगा दूँ।